Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss about the functions of nephron, as we already have discussed about the structure of nephron. So structure of nephron में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की कि हमारे पास एक बोमेन कैप्सूल होता है, उसके साथ जो है वो ग्लोमेरुलस होता है जिसको आप रीनल कार्पसल का नाम देते हो, और फिर रीनल ट्यूबुलर रीजन होता है जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आती है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और फिर एक कन्वोलेटेड पोर्शन आता है जिसको आप डीसीटी कहते हैं, एंड फाइनली बहुत सारे नेफ्रॉन के साथ कलेक्टिवली एक पोर्शन होता है जिसको आप कलेक्टिंग डक्ट का नाम देंगे। ठीक है, फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास 2 टाइप्स की ब्लड सप्लाई है जो कि इसके गिर्द नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पोर्शन के गिर्द रैप्ट होती है। एक को आप पीटीसी यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं जो कि आपके इन रीजन्स के गिर्द होगी, इसको आप बोलेंगे पीपीसी यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ही है जो कि लूप ऑफ हेनले को और समटाइम कलेक्टिंग डक्ट को कवर करता है जिसको आप वेसा रेक्टा का नाम देते हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सो आप देखें कि बेसिकली अगर हम बात करेंगे नेफ्रॉन के फंक्शंस क्या हैं, तो इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन ने एक्चुअली जो है वो किडनी के बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, और वो क्या फंक्शंस हैं, विच रेगुलेट द वाटर यानी लेवल ऑफ वाटर को मेंटेन रखता है, एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन द ब्लड को और वाटर का जो लेवल होता है ब्लड में जो वाटर सब्सटेंसेस का लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? सो इसमें फर्स्ट रोल होता है जिसको आप फिल्ट्रेशन कहते हैं कि ये ब्लड को फिल्टर करेगा, फिर उसमें से उस ब्लड के अकॉर्डिंग जो है वो वाटर और सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके और बाकी जो नहीं नीडेड होंगे उनको वो यूरिन की फॉर्म में रिलीज कर देगा। ठीक है, सो ये जो फंक्शंस हैं इसके यानी बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास 3 मेन फंक्शन आ गए। एक तो हो गई फिल्ट्रेशन, दूसरा हमारे पास हो गया रीएब्जॉर्प्शन यानी इट हैज़ टू रीएब्जॉर्ब व्हाटएवर इज नीडेड, क्योंकि आपके पास पूरा ब्लड जो है वो फिल्टर्ड हो रहा है, जितना भी किडनी की तरफ जा रहा है वो फिल्टर होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आपने रीएब्जॉर्ब करवाना है। फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट हैं लेकिन हार्मफुल है ब्लड के लिए, उनको आपने सिक्रीट करवाना है, एंड फाइनली आप उन सिक्रीटेड सब्सटेंसेस के साथ जो वेस्ट मैटर बना है नेफ्रॉन में उसको आप यूरिन की फॉर्म में रिलीज करेंगे। ठीक है, जिसको आप मैच्योरेशन कहते हैं। देन बेटा हमारे पास आती है कि ये जो फंक्शन सब परफॉर्म कर रहे हैं विच आर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फाइनली द एक्सक्रीशन, व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट? सो इट इज नीडेड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ठीक है, यानी जितने भी आपके पास फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है दे आर ऑल नीडेड फॉर द होम्योस्टेसिस। नो किसकी होम्योस्टेसिस करनी है? एक तो आपके पास ब्लड वॉल्यूम की कि ब्लड में कितना वाटर होना चाहिए, कितने सोल्यूट होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ब्लड प्रेशर की कि सोडियम और पोटाशियम का जो लेवल होता है वो रेगुलेट करता है आपके ब्लड प्रेशर को, एंड फाइनली हमारे पास प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है कि उसके अंदर कितने सॉल्ट्स होने चाहिए या वाटर का लेवल कितना रहना चाहिए। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन एंड कम्स अंडर द मेन प्रोसेस होम्योस्टेसिस। ठीक है, so there are the different functions which are performed by the nephron. So first is the ultrafiltration, then reabsorption, secretion and excretion. ठीक है, so ultrafiltration, filtration का मतलब आपको पता है बेटा कि आप लोगों ने अभी तक 9th क्लास में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा कि हम किसी भी मेम्ब्रेन पार्ट के थ्रू किसी चीज़ को अगर फिल्टर करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिल्ट्रेट होके आ जाती हैं, यहाँ पे आपके पास फिल्ट्रेट हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं जिनको आप रेटेनेट कहते हैं। सो ये जो फिल्ट्रेट और रेटेनेट होते हैं यही मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू चीज़ों को फिल्टर करके वुमन कैप्सूल में भेजना है, और जो चीज़ें वहाँ से पास नहीं होंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू उनको आप रेटेनेट बोलेंगे, और जो चीज़ें पास होंगे वुमन कैप्सूल में चली जाएंगी ग्लोमेरुलस से उनको आप फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, आप फिल्ट्रेशन करेंगे प्रेशर के थ्रू, और प्रेशर क्यों क्रिएट होता है ये हमने उस दिन में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक फेरेट आर्ट्रियोल होता है उसका डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ई फेरेट आर्ट्रियोल। ठीक है,
सो जब यहाँ से ज़्यादा ब्लड इंटर हो रहा है और कम लीव करेगा तो आपके पास एक प्रेशर क्रिएट होगा इनसाइड द ग्लोमेरुलस, जिसको आप ग्लोमेरुलर प्रेशर कहते हैं, एंड द फिल्ट्रेशन अकर्स ड्यू टू दिस प्रेशर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, एक तो ये बात होगी कि आप इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेशर के अंडर हो रही है। दूसरी बात ये कि इसके एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये फिल्टर होके जा रहा है तो भी ये अल्ट्रा फिल्टर्ड हो रहा है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर के थ्रू और मेम्ब्रेन के क्रॉस जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है और उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं कि ब्लड फ्लो रेट, जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो रेट इंटर होगा और जितना कम वहाँ से एग्जिट होगा उतना आपके पास जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के चांसेस इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो ब्लड फ्लो मस्ट बी इंक्रीज टूवर्ड द सेंटर जहाँ पे फिल्ट्रेशन होनी है, एंड द ब्लड रिलीजेस फ्रॉम दैट सेंटर मस्ट बी लो। देन आपके पास है मेम्ब्रेन थिकनेस। सो जितनी मेम्ब्रेन थिक होगी उतना जो है वो फिल्ट्रेशन के चांसेस कम होते हैं। सो मेम्ब्रेन को कम थिक होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ज़्यादा मेम्ब्रेन थिकनेस नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, वरना चीज़ें जो है वो डिफ्यूज नहीं होती हैं। देन नंबर ऑफ द पोर्स आपने पढ़ा था कि इसकी जो एंडोथेलियम होती है ग्लोमेरुलस की वो पोरस होती है। सो अगर एंडोथेलियम उसकी पोरस है तो इट मीन्स कि इट हैज़ द नंबर ऑफ द फिजेंट्राई और उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो मूव करेंगी। देन वी हैव द साइज ऑफ द पोर्स, और उन पोर्स का साइज जैसे हमने कहा था कि राउंड अबाउट 70 नैनोमीटर होता है, तो उसमें से जितनी चीज़ें हैं वो पास हो सकती हैं, उससे लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पास नहीं होंगे। ठीक है, देन हमारे पास बेटा ये जो फिल्ट्रेशन क्रिएट होता है दैट इज ड्यू टू द डायमीटर ऑफ एफेरेंट आर्ट्रियोल एंड इफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफेरेंट हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, दिस इज द टर्म यूज्ड फॉर टूवर्ड्स एंड इफेरेंट इज यूज्ड फॉर अवे। It means that arteriole which collects the blood toward the glomerulus is afferent and which leaves the blood is called efferent arteriole। ठीक है, अब इसमें जो ये इसके डायमीटर का डिफरेंस होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट क्रिएट्स द ग्लोमेरुलर प्रेशर। और आपने याद रखना है, कुछ बुक्स में भी पूछा हुआ है कि ये प्रेशर कितना होता है। सो इट इज राउंड अबाउट 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी इतना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्रिएट होता है। ठीक है, और आप इसको कोई सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये हार्ट का प्रेशर नहीं है। दिस इज क्रिएटेड इनसाइड द glomerulus and it is a type of hydrostatic pressure। Okay, so this glomerular pressure 35 millimeter of mercury is hydrostatic। ये आपके ब्लड का प्रेशर नहीं है। अच्छा, जैसे आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बीपी क्रिएट होता है तो दैट इज डिफरेंट, एंड द प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द ग्लोमेरुलस इज डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके, देन बेटा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जितना भी फिल्ट्रेट इसमें आता है उससे 20% जो है वो प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है। इट मीन्स कि 80% प्लाज्मा हमारे पास स्टिल ब्लड के अंदर ही रहता है, सिर्फ 20% प्लाज्मा फिल्टर्ड होगा और वो आ जाएगा वुमेन कैप्सूल में। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 100% प्लाज्मा, जो कि लाजमी नहीं है क्योंकि ब्लड जो है वो जब हार्ट से निकलता है तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ मूव करता है। सो होल ऑफ द ब्लड इज नॉट एंटर्ड इन द किडनी। ठीक है, तो अगर सपोज कि वो 20% भी रिसीव कर रहा है तो वो 20% इसका 100% होता है। ठीक है, सो यहाँ से जब ये आएगा तो इसका राउंड अबाउट 20% आपका जो है वो फिल्टर्ड होकर इसमें आ जाएगा। बाकी जो है वो प्लाज्मा स्टिल ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जो है वो खत्म हो गई है होली सोली। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी प्लाज्मा यहाँ से इंटर होगा उसका 20% जो है वो फिल्टर्ड होके वुमेन कैप्सूल में आ जाएगा। अब जो चीज़ें यहाँ से फिल्टर्ड होके वुमेन कैप्सूल में आएंगी तो इसको आप नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। देखिए, जो प्रेशर क्रिएट हुआ था उसको आपने नाम दिया था ग्लोमेरुलर प्रेशर, एंड ड्यू टू दैट ग्लोमेरुलर प्रेशर water and other components of the plasma get filtered from the glomerulus and entered into the Bowman capsule by means of pores, and these filtered molecules which entered into the Bowman capsule is called glomerular filtrate। Okay, so glomerular filtrate has the same composition as blood plasma। क्या सेम कंपोजिशन है इसकी कि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, विटामिन्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं,
जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्टली यूरिया या यूरिक एसिड होते हैं ह्यूमन में। देन हार्मोन्स, एंड याद रखिएगा ये यूजुअली यूज्ड हार्मोन्स होते हैं। वाटर है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपके पास मिलके बनाती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। आयंस में बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी और नेगेटिवली चार्ज आयंस भी, ठीक। सो अब देखें कि 125 मिलीमीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है पर मिनट, यानी आप जितना भी ब्लड यहाँ से इंटर होगा उसका 125 ml जो है वो पर मिनट में फिल्टर्ड हो जाएगा। फिल्टर्ड होके कहाँ आएगा? वुमेन कैप्सूल के अंदर। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 180 लीटर पर डे में ब्लड जो है वो फिल्टर्ड होता है। इट डजंट मीन कि हमारी बॉडी में 180 लीटर होता है, बट हमारी किडनी को जितना ब्लड आता है तो वो पर डे के हिसाब से 180 लीटर को फिल्टर्ड करती है, ठीक। सो ये तो होगी हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या हमने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कि इट इज डन अंडर द प्रेशर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? एंडोथेलियम भी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, देन पोडोसाइट एज वेल, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कहेगा ग्लोमेरुलर प्रेशर, और ग्लोमेरुलर प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, और ये फिल्ट्रेट आपके पास वुमेन कैप्सूल में जाता है। और फिल्ट्रेट की कंपोजिशन ऑलमोस्ट ब्लड प्लाज्मा की तरह की ही होती है, लेकिन हम जो है वो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स यूजुअली प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होते और नॉन लिपिड्स होते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि 125 ml जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हम पर मिनट में फिल्टर्ड कर सकते हैं ब्लड से, और 180 लीटर जो है वो हम पर डे में यूटिलाइज करते हैं। देन एक तो ये रोल हो गया इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कि जो ब्लड, जो वेस्ट के साथ कंटेनिंग ब्लड आपके पास यहाँ से आएगा वो इधर फिल्टर्ड हो गया, और बाकी जो ब्लड रहेगा वो आपका फिल्ट्रेट ब्लड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो चीजें पास होगी ग्लोमेरुलर से वुमेन कैप्सूल में आएंगी, उसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्योंकि ये सब चीजें प्रेजेंट हैं, सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट है, दे आर नीडेड टू बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। So we can say that the first portion or the renal corpuscle is meant for the ultrafiltration. Ultrafiltration होगी, filtrate बन गया. Now this filtrate will move into the tubular portion, and from where it will be reabsorbed and finally excreted along the pelvis, ठीक है। Then हमारे पास आता है second function which is the reabsorption. अब तो आपने याद रखना है कि जब हम reabsorption की बात करेंगे, so it is the movement of filtrate या molecules from tube to ब्लड, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगी, रीअब्सॉर्प्शन जब भी होनी है तो वो ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरी में होगी, ठीक है। सो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो भी चीजें मूव करेंगी उनको आप बोलेंगे रीअब्सॉर्ब, ठीक है। यानी पहले वो फिल्टर्ड हुई थी, बट दीज मटेरियल्स और दीज कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी एंड दे आर नॉट नीडेड टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, so they are needed to be absorbed, that why they are absorbed from the tubules into the blood capillaries. अब दो ब्लड कैपिलरीज हैं आपके पास, एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है और दूसरी जो है वो लूप ऑफ हेनले के गेट वेजा रेक्टा है, ठीक है। सो ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो ट्यूब्यूल के पोर्शन से चीजों को रीअब्सॉर्ब करेंगे। सो अब देखिए हमने यहाँ पे ये कहा कि 125 जो है वो ml पर मिनट में हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करते हैं, उसमें से राउंड अबाउट 124 जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इन डिजिट्स को याद रखिएगा, ये वैल्यूज आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। सो इट मीन्स के मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है वो हमारे पास रीअब्सॉर्ब हो जाती है, और बहुत कम हमारे पास ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हमने रिमूव करना होता है बॉडी से, ठीक है। So 124 out of 125 ml of filtrate is reabsorbed, and this reabsorption occurs in the tubular portion of nephron. और कौन-कौन सी मूवमेंट होती है जिनके थ्रू ये reabsorb होती है? So it is osmosis, diffusion and active transport. Osmosis आपको पता है movement of membrane, water across the membrane, diffusion from lower to higher concentration, active transport from higher to low, diffusion is movement of molecules from higher to lower concentration, and active transport is movement from low to higher concentration, ठीक है। अब देखें जो रीअब्सॉर्प्शन है वो क्योंकि ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर हो रही है और इन तीन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रही है। सो दीज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट
occurs in the different part of the tubular portion to carry out the reabsorption. So पहला जो tubular portion हमारे पास आता है that is the proximal convoluted tubule, और इस proximal convoluted tubule में हमने उस दिन भी पढ़ा था कि 80% ऑफ filtrate जो होता है वो reabsorbed होता है, और इस proximal convoluted tubule में क्यों होता है, because it is the largest portion of nephron and maximum absorption take place here. और फिर क्यों होती है, क्योंकि it has number of microvilli which makes the brush border epithelial cells, या आप ये कह सकते हो कि brush borders बनाते हैं, ठीक है. So it has a number of the microvilli which makes the brush borders, and that's why they are meant to absorb the number of the or the maximum amount of the filtrate from the proximal convoluted tubule into peritubular blood capillaries. So क्या क्या चीजें जो इसमें रीअब्सॉर्ब होंगी, यहाँ से जो कुछ आया था उसको रीअब्सॉर्ब करना है, लेकिन क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है. So 65% of the water, यानी whole of the water is not reabsorbed here, 100% of the glucose and 100% of amino acid, ठीक है. ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं डिफ्यूजन के थ्रू ये आपके पास रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे. फिर आपके पास आता है पोटाशियम क्लोराइड एंड सोडियम. तो आपने याद रखना है कि जब भी मूव करेंगे इनकी मूवमेंट हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा सोडियम पोटाशियम का पंप होता है जो कि एक बेस पंप कहलाता है, उसके थ्रू जो है वो मूव करता है, ठीक है. और सो इन आयंस की मूवमेंट होती है या रीअब्सॉर्प्शन होती है, और इसके अलावा वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, और वाटर हमेशा मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और ऑस्मोसिस से वाटर की डिफ्यूजन होती है, ठीक है. सो बेटा ये हो गई आपके पास मूवमेंट डिफ्यूजन, और आयंस की जो मूवमेंट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रही है, क्योंकि ऑल ऑफ द आयंस आर नॉट फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इनटू द फिल्ट्रेट. कुछ जो है वो आपके ब्लड में स्टिल प्रेजेंट होते हैं. सो आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम यहाँ पे होती है, और वो सोडियम एंड पोटाशियम पंप के थ्रू होती है जो कि इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट रोल जो कि ये परफॉर्म करता है वो सिक्रीशन में भी हम जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है कि इसे मेंटेन करना है पीएच को, और वो पीएच कैसे मेंटेन होती है, बाय एक्सचेंजिंग द हाइड्रोजन आयन इनटू द इंटरस्टिशियम फॉर बाइकार्बोनेट, ठीक है. अब हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएगा, ये आपके पास ब्लड से आएगा, और बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पे प्रेजेंट है, सो ये प्रेजेंट है आपके फिल्ट्रेट में. तो जिस तरह आपने एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेम्बर्गस फिनोमेना में पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो फिर डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं, और अलोंग विद दैट उसी तरह से जो है वो ये प्रोसेस इस यहाँ पे भी कंटिन्यू होता है, और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पीएच जो है वो एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट के रिएक्शन की वजह से यहाँ मेंटेन होती है. सो हम आपने याद रखना है कि यहाँ पे पीएच जो मेंटेन होगी वो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होती है, ठीक है. फिर उसके बाद हम बाकी के फंक्शंस डिस्कस करते हैं पार्ट बी में.